दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज वत्स आपके बीच यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस लेकर आपके बीच आया हूं। मैं इस वीडियो के साथ साथ जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों मेरी इच्छा है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर भी कर दें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माओ। जी हाँ, माओ तसेतुंग चीन में साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने वाला, किसानों व श्रमिकों की आवाज उठाने वाला, सामंतवादी समाज में क्रांति को सफल बनाने वाला, चाइना को नए मुकाम तक पहुंचाने वाला। जी हाँ, माओ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों माओ एक गरीब किसान का लड़का था। उसका जन्म चीन के हुनान प्रांत में 26 दिसंबर 1893 को हुआ। माओ ने अपने छात्र जीवन में ही अनुभव किया कि पूंजीपति लोग गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। उसके मन में ज्वाला धधक उठी तो उसने चीन में किसानों व श्रमिकों को इकट्ठा किया और उन्हें क्रांति के लिए तैयार किया। बाद में चीन के कुओमिंतांग शासक के विरुद्ध रुकावटें पैदा कर दी। माओ ने चीन में लाल सेना व छापामार युद्ध का निर्माण किया और 1 अक्टूबर 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना की। उसने कार्ल मार्क्स व लेनिन के विचारों को अपनी परिस्थिति के अनुसार विकसित किया। अपने विरोधियों को गिन गिन कर मारा। चीन के किसानों का मसीहा बन गया। चीन को शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वह एक चीनी क्रांतिकारी, एक राजनीतिक विचारक, कम्युनिस्ट दल का नेता, चीन में समाजवाद को लाने वाला शख्स था। माओ की रचनाओं की बात करें तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। माओ ने मार्क्सवादी लेनिन विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़ा। इसी विचारधारा को माओवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। माओ के साम्यवादी विचारों की बात करें तो उसकी कुछ लोकप्रिय पंक्तियां ये हैं। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से निकलती हैं। साम्यवाद इश्क नहीं, साम्यवाद एक हथौड़े के समान है जो शत्रुओं को कुचलने के काम आता है। राजनीति बिना खून की लड़ाई है, जबकि युद्ध खून से भरपूर राजनीति है। एक बच्चे को मछली ना दें, बल्कि उसे सिखाएं कि मछली कैसे पकड़ते हैं। इस तरीके के जो विचार माओ के थे। माओ ने रूस में स्टालिन की नीतियों का विरोध किया। उसके कई कारण थे। तो माओ द्वारा रूस में स्टालिनवादी नीतियों की आलोचना इस प्रकार की। स्टालिन उद्योगों की स्थापना तो करता है, परंतु किसानों के हितों की उपेक्षा भी साथ साथ करता है। इस पर माओ को आपत्ति थी। स्टालिन ने भारी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, जबकि माओ का मानना था कि पहले कृषि, एग्रीकल्चर और जो मीडियम जो उद्योग हैं उनका विकास हो, उसके बाद ही भारी उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा माओ का मानना था। स्टालिन जहां केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, वहीं माओ स्वैच्छिक भागीदारी को आवश्यक मानते थे। यानी कि जो जनता की भागीदारी है वो अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, किसानों को सर्वे सर्वा मानना चाहिए। माओ आर्थिक तत्वों की तुलना में राजनीति व चेतना को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरीके के विचार माओ के थे और माओ ने इन्हीं विचारों के आधार पर स्टालिन की आलोचना की। तो माओ के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो माओ सशस्त्र क्रांति का समर्थन करता है। सशस्त्र क्रांति का समर्थन माओ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि माओ ने चाइना के सामंतवादी समाज में क्रांति को स्थापित कर दिया। किसानों और मजदूरों को पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा कर दिया, तानाशाही शासक को भगा दिया। क्रांति को वो जायज मानता है। माओ के सिद्धांतों की बात करें तो माओ
पूंजीवाद सामंतवाद व साम्राज्यवाद का विरोधी है। साम्यवाद का जो आधार है वो यही है। साम्यवाद इन तीनों का विरोध करता है। तो माओ भी पूंजीवाद सामंतवाद व साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा होता है। युद्ध का समर्थन। माओ की डिक्शनरी में शांति अहिंसा जैसे शब्द नहीं थे। वो युद्धों का समर्थन करता है, युद्धों को जायज बताता है। वो उसका मानना है कि इससे अपनी शक्ति का एहसास होता है। लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का समर्थन। माओ लोकतांत्रिक अधिनायकवाद की बात करता है, जहां वो किसानों के हितों की बात करता है, श्रमिकों के हितों की बात करता है, तो वहां लोकतांत्रिक प्रतीत होता है। लेकिन अपने समाज में बोलने की स्वतंत्रता तक ना होकर वहां वो अधिनायकवादी स्वरूप दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर कई विचारकों ने चाइना को लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का नाम दिया है। माओ व्यक्ति पूजा का समर्थक। माओ की सारी विचारधारा अपने इर्द गिर्द घूमती है। माओ ने अपने विरोधियों को गिन गिन कर मार डाला। माओ व्यक्तिवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। माओ ने कई अभियान और मूवमेंट चलाए। 100 फूल एक साथ खिलने दो अभियान। यह अभियान देश में एक साथ अनेक प्रकार की विचारधारा के अस्तित्व में रहने के लिए चलाया गया। यानी जैसे नाम से स्पष्ट है कि एक बगीचे में 100 फूल खिल सकते हैं, इसी प्रकार एक समाज में, एक राष्ट्र में, एक देश में कई विचारधाराएं रह सकती हैं। इस अभियान के तहत साम्यवादी प्रतिबंधों को ढीला किया गया, परंतु यह भी कहा जाता है कि यह अभियान देश में दबे हुए बुर्जुआ तत्वों को प्रकाश मिलाकर बाद में उन्हें समाप्त करने के लिए चलाया गया। ये माओ की चाल मानी जाती है। माओ का लंबी छलांग आंदोलन 1958 से 1960 तक। इस आंदोलन का उद्देश्य लंबी छलांग लगाकर चीन में तेजी से अर्थव्यवस्था में सुधार लाना था। इस आंदोलन में चीनी जनता में कृषि व उद्योगों को उन्नत बनाने के लिए, उनमें उत्साह का संचार करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। इसमें 100% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया कि एक वर्ष में हम 100% तक अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, परंतु यह आंदोलन बुरी तरह सफल हो गया। इस आंदोलन में स्टील बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। टेक्निक अच्छी नहीं थी, अतः स्टील भी खराब क्वालिटी का निकला। बेरोजगारी व भूखमरी फैली, लोगों के पास खाने को भोजन नहीं था। उन्होंने पेड़ों को खाया, मिट्टी तक को खाया, उनकी दुर्दशा हो गई। इन्हीं दिनों भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अकाल का बहाना था। सही मायने में जो लंबी छलांग आंदोलन था वो माओ की एक सबसे बड़ी असफलता थी। इससे माओ ने चाइना को काफी पीछे धकेला। लंबी छलांग आंदोलन की असफलता के बाद माओ ने चाइना में सांस्कृतिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। सेना के माध्यम से जनसंपर्क व संचार के साधनों पर नियंत्रण किया गया। सेना के महत्व को प्रकाश डाला गया, सेना के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। माओ ने कहा, लाल सेना का कार्य शत्रु की सैन्य शक्ति को नष्ट करने के साथ साथ जन आंदोलन का सूत्रपात करना है, उनको संगठित करना है, सशस्त्र क्रांति करना है, क्रांतिकारी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना है, उसमें सहायता देना है, साम्यवादी दल में संगठन स्थापित करना है। ये सांस्कृतिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कार्य था। विद्यालय व महाविद्यालयों के छात्रों में निष्ठा प्राप्त करने का प्रयास। जी हाँ, माओ ने शिक्षा और संस्कृति पर बहुत जोर दिया। माओ का मानना था कि शिक्षा के क्षेत्र में अमीरों का कब्जा है, अमीरों का आधिपत्य है, उसको माओ खत्म करना चाहते थे। माओ का मानना था अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो पूंजी व्यवस्था बनी रहेगी। पूंजीपति व्यवस्था को खत्म करने के लिए शिक्षा और संस्कृति पर जोर देना जरूरी था। विद्यालय और महाविद्यालय में माओ अपने साम्यवादी विचारों को, अपने माओवाद को फैलाना चाहता था, इसीलिए उसने शिक्षा और संस्कृति को चुना। सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना, सत्ता में केंद्रीकरण ना हो, किसानों को इस सांस्कृतिक क्रांति का अगुवा बनाया गया, उनसे अगुवाई कराई गई।
किसानों को केंद्र बिंदु मानकर ये सांस्कृतिक क्रांति चलाई गई। चीन में बुर्जुआ तत्वों की समाप्ति। जी हाँ, जो सामंतवादी थे, जो माओ की विचारधारा के खिलाफ थे, उनको ढूंढा गया, उनको चुन चुन कर उन पर कार्रवाई की गई। दल में नौकरशाही को रोकने का प्रयास, ये भी सांस्कृतिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कार्य था। दल में नौकरशाही को रोका गया, लोगों में नई वैचारिक सोच पैदा करना, साम्यवाद के प्रति, माओवाद के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जोर डालने का प्रयास किया गया। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से एक अपार सफलता अर्जित की। सांस्कृतिक क्रांति की सफलता के लिए उसने जोश से बन पड़ा। सेना का प्रयोग हो, स्कूलों पे कब्जा हो, कॉलेजेस पे कब्जा हो, सब कुछ माओ ने किया। माओ की सांस्कृतिक क्रांति की विशेषता की बात करें तो माओ ने किसानों को क्रांति का अगुवा बनाया। जी हाँ, क्रांति का जो केंद्र बिंदु था वो किसान को रखा गया, ताकि किसानों में माओ के प्रति सहानुभूति पैदा हो, माओइज्म को समझें, साम्यवाद को समझें। माओ के विचारों को समझाने के लिए किसानों को क्रांति का अग्रदूत बनाकर पेश किया गया। भौतिक तत्वों से ज्यादा राजनीति व चेतना को महत्व। जी हाँ, सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को, उनकी चेतना को जगाने का प्रयास किया गया। भौतिक तत्वों पर कम ध्यान दिया गया और चेतना को ज्यादा महत्व दिया गया। सैन्य शक्ति पर अत्यधिक बल। माओ ने सेना के माध्यम से सभी चीजों पर कब्जा कर लिया, भले वो जनसंचार हो, वो शिक्षा हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल हो, कॉलेज हो। माओ ने सेना के ऊपर अत्यधिक कार्य डाल दिया और लाल सेना के माध्यम से ही ये सारे कार्य किए। शिक्षा व संस्कृति पर विशेष बल। स्टूडेंट्स में अपनी लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और संस्कृति पर विशेष बल दिया गया और कहा गया कि शिक्षा के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा है। शिक्षा के क्षेत्र में पूंजीपतियों को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक क्रांति जरूरी है। चाइना जैसे देश में, सामंतवादी देश में क्रांति को माओ ने सफल बना दिया, क्रांति को संभव बना दिया। माओ की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी और सांस्कृतिक क्रांति से माओ जो प्राप्त करना चाहता था वो उसने प्राप्त किया। माओ के नव लोकतंत्र के बारे में अगर विचारों की बात करें तो माओ ने किसानों व श्रमिकों को क्रांतियों का अग्रदूत बनाया। माओ गरीब किसानों की लड़ाई लड़ता है, माओ श्रमिकों की लड़ाई लड़ता है, माओ क्रांति को संभव बनाता है। माओ ने बड़े जमींदारों को बुर्जुआ बताया। उनका एक ही नारा था कि चीनियों एक हो जाओ। माओ ने चीन में राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत किया। अपनी पुस्तक न्यू डेमोक्रेसी में माओ नवीन लोकतंत्र को प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार नवीन लोकतंत्र में मजदूर, किसान व लघु बुर्जुआ मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा माओ का मानना था। थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।